हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम। तो उसमें हम लोग उसके एजम्पशंस के बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का क्लास करा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जो बाकी सारे सब्जेक्ट हैं उसकी बेसिक नॉलेज आपको है थोड़ी बहुत, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, आरसीसी हो गया, उसकी थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होगी तभी जाके ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जम्पसन से प्लास्टिक एनालिसिस के। तो हमारा जम्पसन स्टार्ट होता है, तो हमारा पहला जम्पसन है प्लेन। ये जम्पसन ना आपने जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा होगा या आरसीसी पढ़ा होगा, वो दोनों जगह देखने को मिला होगा। ये प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग ऑल्सो। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग का क्या मतलब है? मतलब कि बेंडिंग के पहले भी एक सेक्शन जो होगा वो प्लेन ही होगा, बेंडिंग के बाद भी वो सेक्शन प्लेन ही होगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, पहले तो जान लीजिए कि इस एजम्पशन को क्या बोलते हैं। बर्नौलीज एजम्पशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बर्नौलीज एजम्पशन के नाम से जानते हैं इस एजम्पशन को। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो एजम्पशन है ना, इसका क्या मतलब है। ये एजम्पशन ऐसा है कि ये देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि एक लंबा, एक ऐसा बड़ा सा बीम होगा, ऐसा एक बड़ा सा बीम हो गया। बीम में क्या होता है? बीम में डिफ्लेक्शन होता है, जैसे बेंडिंग होता है। बीम में प्राइमरी फोर्स ही बेंडिंग होता है, बेंडिंग मोमेंट। तो ये बेंडिंग मोमेंट दोनों साइड से आया और इसको ऐसे डिफ्लेक्ट किया। जैसे ये डिफ्लेक्ट किया ना, तो ये डिफ्लेक्ट किया और उसके बाद हमारा जो ये सेक्शन है ना, ये अभी कौन सा सेक्शन है? जो हमारा ये क्रॉस सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। क्रॉस सेक्शनल व्यू हमारा रेक्टेंगुलर है, ऐसा। ये ना प्लेन रेक्टेंगुलर एकदम। ये प्लेन भी है साथ में, रेक्टेंगल है और प्लेन भी है। ठीक है, तो ये बेंट होने के बाद भी ये प्लेन है भी, और ये बेंट होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि ये प्लेन से डिस्टॉर्टेड होकर ये कुछ ये कर्व से बन जाएगा या कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, बनता होगा। अगर बनेगा भी तो हम लोग एजम्पशन क्यों माने हैं? वो नहीं बन रहा होगा इसलिए माने हैं। वो प्लेन हालांकि एक्चुअली में नहीं बन रहा होगा, थोड़ा बहुत डिस्टॉर्टेड होगा, लेकिन हम लोग उसको प्लेन मान लिए हैं अपने कन्वीनियंस के लिए या फिर अपनी आसानी के लिए कि हाँ वो पूरा प्लेन होगा तो हम लोग स्टडी करना आसान होगा। उसका साफ मतलब होता है क्या कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ये भी आगे समझेंगे इसका क्या मतलब है। लेकिन अभी जान जाइए कि जो प्लेन सेक्शन है ना, ये बेंडिंग के बाद भी, जैसे ये बेंड हो गया तो अब भी ये प्लेन ही रहेगा। तो ये जो हमारा एजम्पशन है ये बोलता है। एजम्पन का साफ इम्प्लीफिकेशन है कि ये एजम्पन ऐसा बोलता है कि इट इम्प्लाइज दैट ओनली स्ट्रेन वेरी लीनियरली ओवर द डेप्थ ऑफ द बीम। ये क्या बोल रहा है? जैसे यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, ये देखिए ब्लैक कलर से जो बीम दिखा रखा है ना, ये ओरिजिनल बीम दिखा रखा है जिसमें कोई बेंडिंग वेंडिंग अभी इन्वॉल्व नहीं है, कोई लोडिंग इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद बीम पे बेंडिंग मोमेंट लगता है, कोई वर्टिकल लोडिंग का लग रहा होगा। ठीक है, ये बीम है, तो ये वर्टिकल लोडिंग का जो मोमेंट आया, ऐसे ये मोमेंट आया दोनों साइड से, इस ये बीम को सैक कर दिया। मतलब ऊपर कंप्रेशन आ गया, नीचे टेंशन आ गया। जैसे ही कंप्रेशन ऊपर और नीचे टेंशन आया तो नीचे ऊपर का पार्ट क्या हो गया, राइट साइड ये डिफ्लेक्ट कर गया और लेफ्ट नीचे का बॉटम का पोर्शन जो है लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट कर गया। तो कहने का मतलब कि आपने पढ़ा होगा जैसे सोम में ही कि ये जो बीच का पार्ट होता है ना, जिसको न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, ये लाइन न्यूट्रल एक्सिस है। ये लाइन न्यूट्रल एक्सिस है, इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस है। यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ये पॉइंट कहीं इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है। ये पॉइंट बस इधर, ये देखिए, ये जो पहले ये प्लेन सेक्शन, ये देखिए, ये था ना, ये प्लेन सेक्शन, ये पहले का प्लेन सेक्शन है। उसके बाद बेंडिंग का प्लेन सेक्शन ये। अब कहने का मतलब ये है कि ये बेंडिंग का प्लेन सेक्शन ये प्लेन ही रहेगा, ऐसा कर्वेचर नहीं बन जाएगा, ये प्लेन ही रहेगा बेंडिंग के बाद भी। जब बेंडिंग के बाद प्लेन रहेगा, इसका मतलब क्या देख रहे हैं आप? बेंडिंग के बाद भी प्लेन रहेगा, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ आ गया, 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 ये पॉइंट यहाँ आ गया। तो ऐसा आने का क्या मतलब है कि जिस जैसे जैसे हमारा न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये जो वेरिएशन है ना डेल्टा एल का, जो डिफ्लेक्शन है ये बढ़ता जा रहा है इस साइड में, ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस के करीब जा रहे हैं वो कम होता जा रहा है, जीरो के आसपास, फिर न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो, फिर न्यूट्रल एक्सिस नीचे जाने पे वो बढ़ता जा रहा है। तो ये मान लेते हैं ये जो इलोंगेशन है ना डेल्टा एल का, ये इलोंगेशन, यहाँ पे तो कंप्रेशन है, यहाँ पे टेंसाइल के रूप में है। तो ये इलोंगेशन या फिर ये जो कंट्रैक्शन है, ये कंट्रैक्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा टॉप फाइबर पे, और न्यूट्रल एक्सिस पे आते आते जीरो हो जाएगा। और उसी तरह बॉटम फाइबर पे टॉप सबसे मैक्सिमम होगा और न्यूट्रल एक्सिस पे आते आते जीरो हो जाएगा। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि जो इलोंगेशन है ना, ये डिपेंड कर रहा है किस पे? न्यूट्रल एक्सिस से डेप्थ पे। तो ये डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है कहने का मतलब। तो जब हमारा इलोंगेशन डेप्थ डिपेंड करेगा, इसका मतलब बेंडिंग स्ट्रेन भी डिपेंड करेगा, क्योंकि स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है? इलोंगेशन अपॉन में लेंथ। तो पहले से ये इलोंगेशन हमारा ये हुआ, मतलब कम, यहाँ पे कंट्रैक्शन, यहाँ पे इलोंगेशन देखने को मिल रहा है। तो ये कंट्रैक्शन इतना हुआ और टोटल लेंथ इसका एल था। तो कंट्रैक्शन अपन में एल इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेन, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपन में ओरिजिनल लेंथ, ये हो गया स्ट्रेन। तो हमारा जब ये ऊपर वाला पार्ट डिपेंड कर रहा है किस पे? न्यूट्रल एक्सिस से डेप्थ पे, तो वो पूरा स्ट्रेन भी क्या होगा? डिपेंड करेगा हमारे न्यूट्रल एक्सिस से डेप्थ पे।
तो ये इसलिए एजम्पशन क्या इम्प्लाई कर रहा है, इम्प्लाई कर रहा है कि स्ट्रेन जो है ना वेरी लीनियरली वैरी कर रहा है किस डेप्थ ऑफ द बीम पे। आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं ये कर्वेचर, अगर इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान भी लिया जाए तो ये जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड कर रहा है किसका, डेल्टा एल का, किस पे, डेप्थ ऑफ द बीम के साथ साथ। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे लिखा है कि ये वेरिएशन ये क्यों यहाँ पे वैलिड है, क्योंकि सिंस डेल्टा एल वेरीज लीनियरली ओवर द डेप्थ, सो ई मतलब कि बेंडिंग स्ट्रेन ऑल्सो वेरीज लीनियरली ओवर द डेप्थ। ठीक है, ये रहा नोट। नोट क्या बोले, तो above assumption that the plane section remains plane after bending also is valid up to collapse load और failure load। अब क्या होता है, सवाल ये पैदा होता है कि ये वैलिड कब तक है, ये इसकी वैलिडिटी का क्वेश्चन ही तब आएगा जब हम प्लास्टिक एनालिसिस का एंड एनालिसिस करेंगे आगे चल के। जैसे बीम में से डिफ्लेक्ट होते 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 फेल ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए, तब तक ये लीनियरली ही वेरी करता रहेगा, मतलब कोई भी डिस्टॉर्शन शेप उसमें नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि ये चीज़ मतलब एक्चुअल में नहीं होता है, ये जम्पसन ही है, तो जम्पसन ऐसी बात है कि ये जम्पसन हम उसी चीज़ का करेंगे जिसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि फेल्योर का मतलब क्या होता है, कि हम कब बोलेंगे कि ये बीम फेल कर गया, या कब बोलेंगे कि कोलैप्स लोड अगर कर गया, मतलब ये जो इसके अंदर जो कोलैप्स लोड के अंदर ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये कब बोलेंगे कि ये फेल्योर हो गया या फिर कोलैप्स लोड के अंदर ये फेल कर रहा है। ठीक है, सवाल ये अब फेल्योर का मतलब होता है अनस्टेबल। अगर ये बीम हमारा अनस्टेबल हो जाए, अगर ये बीम हमारा अनस्टेबल हो जाए तो ऐसा बोलेंगे कि ये बीम फेल कर गया। सवाल ये पैदा होता है कि अनस्टेबल कब बोलेंगे। अनस्टेबल बोलेंगे, आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए थोड़ा बहुत। स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि जैसे देखते हैं, ऐसा होता है कि अगर कोई बीम है, मान लेते हैं कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम है यहाँ पे ऐसे, इसको आपने यहाँ से हिंज करके रखा है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, यहाँ पे हिंज करके रखा है। अब ये एक बात बताइए, ये हॉरिजॉन्टल, ये कभी ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगा क्या? अगर इस पर कोई लोड नहीं है और ये अगर ऐसे कैंटिलीवर है यहाँ पे हिंज करके रखा है आपने, तो ये कभी हॉरिजॉन्टल ऐसे रहेगा ही नहीं। ये अपने आप कैसे आ जाएगा, ऐसे घूमते हुए ये यहाँ पे आके ऐसे लटक जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर टिकलिंग करेंगे ना, ऐसे उंगली से या ऐसे छुएंगे, तो ये अपने आप यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब ये अनस्टेबल है, मतलब कि कोई भी लोड को ये बर्दाश्त नहीं कर रहा है, मतलब कि कोई भी लोड को रेजिस्ट नहीं कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे ही मैंने यहाँ से हिंज को हटाया, मतलब इसको स्टेबिलिटी दिया, यहाँ पे इस दीवार के साथ इसको फिक्स कर दिया अंदर साइड लेके, अब जैसे ही फिक्स कर दिया, अब आप इसको थोड़ा सा टिकलिंग कीजिए उंगली से। आप इसको टिकलिंग करेंगे तो ये तो छोड़िए, यहाँ से यहाँ तो जाने का छोड़िए, ये बिल्कुल नहीं जाएगा। ऊपर से ये हल्का सा जो नीचे जाना चाहिए ना, उसको भी मतलब क्या बोलेंगे, अपोज करेगा। इस बेंड शेप में यहाँ आएगा, ये जो है ना, अब पहले स्ट्रेट था, ये बेंड शेप में यहाँ आ गया। इसका मतलब क्या है, ये पार्ट है ना, ये डिफ्लेक्शन देखने को मिला। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये रेजिस्ट कर रहा है। पहले जो क्या था, पहले केस में यहाँ से मैंने छुआ और सीधा वो पॉइंट यहाँ से यहाँ चल के आ गया। इस यहाँ से यहाँ चल के आने का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ चल के आने का मतलब सीधा वो पॉइंट रोटेट करके सीधा एकदम, उसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, उसको रिजिड बॉडी रोटेशन बोलते हैं। मतलब रिजिड बॉडी की तरह। रिजिड बॉडी कैसा बॉडी होता है, रिजिड बॉडी वैसा बॉडी है जिसके अंदर स्ट्रेन देखने को ना मिले। मैंने पहले क्लास में आपको पढ़ाया था कि आइडियली रिजिड, वो जो पढ़ाया था ना रिजिड स्ट्रेसेशन कर्व, उसमें क्या होता है कि रिजिड मटेरियल का मतलब होता है कि उसमें कोई स्ट्रेन देखा, आप स्ट्रेस लगा रहे हैं, आप लोड लगा रहे हैं, लेकिन कोई स्ट्रेन देखने को मिलेगा। तो स्ट्रेन देखने को नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कोई बॉडी में शेप का चेंजिंग नहीं होगा। सीधा आपने यहाँ पे लोड लगाया और ये जो बॉडी है वो यहाँ से यहाँ चल के आ गया। और अब यही रिजिड बॉडी रोटेशन यही रिजिड बॉडी रोटेशन इस स्टेबल स्ट्रक्चर में काम नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पे लोड लगाया, अब यहाँ पे हल्का सा लोड लगाया, तो ये क्या होता है, रिजिड बॉडी की तरह, मतलब अपने स्ट्रेट पार्ट की तरह यहाँ से यहाँ नहीं आ जाएगा। तो जो मैंने लोड लगाया उस लोड की वजह से ये बेंड हो जाएगा, और इस बेंड ये रिप्रेजेंट करता है कि ये बॉडी क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है, इस लोड को, और अपने मूवमेंट को अपोज कर रहा है। वो रोटेट नहीं होना चाहता है, वो यहीं बने रहना चाहता है। मैं वापस लोड हटा दूंगा, वो वहाँ से वहाँ वापस आ जाएगा। इसका मतलब ये वहाँ बना रहना चाहता है, मैं ज़बरदस्ती उसको यहाँ से यहाँ खींच रहा हूँ। अब ज़बरदस्ती खींच रहा हूँ, उसका मतलब क्या है कि उसमें रिजिड बॉडी रोटेशन नहीं हो रहा है। रिजिड बॉडी रोटेशन का मतलब क्या होता है कि रिजिड बॉडी की तरह एकदम अपने एकदम जैसे कहता है जैसे है वहाँ पे सीधा की तरह यहाँ से आ गया। तो आप जैसे कि वो उसके बाद मैंने एग्जांपल लिया रिजिड बॉडी ट्रांसफर। चलिए रिजिड बॉडी ट्रांसफर भी समझाते हैं। अब एक काम करते हैं, मैंने एक बीम बनाया जिसको बोथ साइड से रोलर सपोर्ट दे दिया। अब बताइए ये बॉडी स्टेबल है क्या, ये स्ट्रक्चर स्टेबल है क्या? बिल्कुल स्टेबल नहीं है। स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इस पर आप ऐसे लोड लगाते हैं तो ये बेंडिंग को रजिस्ट कर जाएगा, ये बेंड कर जाएगा, बेंड करेगा, बेंडिंग को रजिस्ट करेगा, मतलब कि इसके अंदर रिजिड बॉडी रोटेशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें हॉरिजॉन्टल लोड लगाते हैं तो ये बॉडी चल के यहाँ से यहाँ, ये मूवमेंट होगा इसका, ये बॉडी चल के यहाँ से यहाँ जाएगा।
अब जैसे ही यहाँ से यहाँ आया, इसका कहने का मतलब क्या है, इसमें रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन हो रहा है, मतलब कोई अपोज नहीं कर रहा है, वो रिजिड बॉडी की तरफ बिना कोई मतलब बिना कोई अपने बॉडी में चेंज किए, मतलब बिना कोई अपने बॉडी के शेप में चेंज हुए, बिना कुछ रेजिस्ट किए वो बॉडी, ये स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ आ जाएगा इस लोड के अंडर में। तो इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन। वो रिजिड बॉडी की तरह ट्रांसलेट कर गया यहाँ से यहाँ, तो वो क्या है, वो फेल्योर है। ये फिर स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ये बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, वो वर्टिकल लोड को बर्दाश्त कर जा रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल लोड से कोई मतलब ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल लोड लगाते ही वो रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन हो जाएगा, फेल्योर हो जा रहा है। इसका मतलब इसको बोलेंगे रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन, और इस पार्ट को यहाँ पे जो अनस्टेबिलिटी, इसको बोलेंगे रिजिड बॉडी रोटेशन। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे कि रिजिड बॉडी रोटेशन क्या है, रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन क्या है। तो इसका मतलब जिस भी स्ट्रक्चर में रिजिड बॉडी रोटेशन या रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन देखने को मिले, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे कि वो अनस्टेबल है। इसका मतलब वो फेल्योर है, कि हमको स्ट्रक्चर बनाने का मतलब ही क्या, जब वो रिजिड बॉडी रोटेशन उसके अंदर हो जाए या फिर रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन उसके अंदर हो जाए। तो इसलिए उस वैसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे कि वो हमारा एक फेल्योर है, उस स्ट्रक्चर यही नहीं करना चाहिए हमको। ठीक है, तो यही बात इस नोट में लिखा हुआ है यहाँ पे कि फेल्योर का मतलब होता है कि अनस्टेबल, यानी कि कैन अंडरगो रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन और रोटेशन। ठीक है, अब इसके बाद फेल्योर के बारे में भी इसलिए मैंने इतना डिटेल में डेप्थ एनालिसिस कर दिया ना, कि ये जो हमारा चैप्टर है ना, प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम, ये पूरा फेल्योर पे ही बेस्ड है, पूरा फेल्योर पे बेस्ड है। ठीक,